नमस्ते भैया जी। जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप एकदम बढ़िया हो, स्वस्थ हो, ज़बरदस्त हो, बेहतर हो। टॉपिक बहुत बढ़िया है आज का, इंटरेस्टिंग है, बने रहना। और मतलब तुम खुद भी लगेगा कि हाँ जी ये तो टॉपिक शानदार था। कैसे हैं भैया? चलो, गर्मी होने लगी यार अब, है ना। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गर्मी होने लगी भाई। चलिए साहब, तो मैं कल सिंधु घाटी सभ्यता के हम लक्षण पढ़ रहे हैं। एक बार सैंधव सभ्यता की लिपि देखो। सैंधव सभ्यता की लिपि, सैंधव सभ्यता की लिपि। लिपि देखिए, देखो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से। नमस्ते, गुड इवनिंग, हेलो 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 जी। कैसे हो आप सभी लोग? सिंधु घाटी सभ्यता को हम आद ऐतिहासिक काल में रखते हैं। जो सैंधव सभ्यता है, सैंधव सभ्यता का संबंध आद ऐतिहासिक काल से है। का संबंध आद ऐतिहासिक काल से है। आद ऐतिहासिक काल से है। ठीक है, किससे है? आद ऐतिहासिक काल से। सैंधव सभ्यता का संबंध आद ऐतिहासिक काल से है। ठीक है। द इंडस वैली रिलेटेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन रिलेटेड टू प्रोटो हिस्टोरिक टाइम पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिक समझते हैं कौन सा टाइम पीरियड है? कैसे हो भैया आप सभी लोग? कैसे हो दादा? नमस्ते भैया जी, नमस्ते। ठीक है। टू प्रोटो हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक का टाइम पीरियड वो होता है कि लिखित अवशेष तो हैं पर पढ़ा नहीं जा सका। मैंने पहले भी बताया था, वो समय जब लिखित अवशेष हैं, जब लिखित अवशेष हैं, अवशेष क्या, साक्ष्य हैं, पर पढ़े नहीं जा सके। पर पढ़े नहीं जा सके। रिटन एविडेंसेस आर अवेलेबल। एक ऐसा समय जब रिटन एविडेंसेस आर अवेलेबल but not decoded yet, but not decoded yet।
ठीक है, बट नॉट डिकोडेड यट, अभी तक पढ़े नहीं जा सके, है ना। तो उसके दृष्टिकोण से इसको आद ऐतिहासिक काल में रखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने क्या लिखा, अब वो जिस तरीके से लिखते थे, वो एक फिल्म आई थी वेलकम, कि ये कैसे हो गया मेरे बेटे, कि ये राज तो उन्हीं के साथ चला गया। तो ये राज तो उन्हीं के साथ चला गया कि कैसे ये हुआ था। ठीक है, ये हम कैसे लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट, देख रहे हो, ये लोग राइट टू लेफ्ट लिखते थे। राइट टू लेफ्ट, ये दाएं से बाएं लिखते हैं। हम कैसे लिखते हैं, हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, दाएं से बाएं लिखते हैं। ये राइट टू लेफ्ट लिखते थे। राइट टू लेफ्ट लिखते थे। ठीक है, कई बार इस विधि को, इसे गोमूत्र विधि भी कहते हैं, इसे गोमूत्र विधि भी कहा गया है। गोमूत्र विधि भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज द गोमूत्र सिस्टम, गोमूत्र मेथड। अब सवाल यह आता है कि यह कैसा नाम हुआ सर, किसी की लिखने की कला को हम गोमूत्र से कैसे कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, किसी के भी लिखने की कला को हम गोमूत्र कैसे कह सकते हैं। देखिए ये लोग कैसे लिखते हैं, मैंने बताया है कि ये लोग राइट टू लेफ्ट लिखते थे, तो कुछ कुछ ऐसा लिखते थे, इस तरीके से, ऐसे ऐसे मानिए जैसे गाय का, जैसे कोई गाय है और वो मूत्र करती हुई जा रही है, इस तरीके से, जैसे कोई गाय है और मूत्र करती हुई वो जा रही है। ठीक है, देखो इस तरीके से कोई गाय है, क्योंकि राइट से लेफ्ट, बल्कि ऐसे शुरू करो इसको, यहां से शुरू किया, यहां से ये लोग शुरू करते थे इस तरीके से, फिर लेफ्ट टू राइट हो जाते थे, फिर इस तरीके से राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, इस तरीके से, जैसे लगता था कि जैसे किसी गाय ने टॉयलेट कर दिया है। इस विधि को ब्रूस्टोफुडेन भी कहा जाता है। यह लिपि भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक थी। इट वॉज पिक्टोग्राफी। क्या थी, पिक्टोग्राफी थी। और एक चीज को याद रखिएगा, ऐसा लगता है कि जैसे हर किसी चीज को उन्होंने चित्र के माध्यम से बताने की कोशिश की है। लिपि को पढ़ने का तरीका क्या होता है, लिपि को पढ़ने का तरीका क्या होता है, कोई भी व्यक्ति लिपि को ऐसे पढ़ते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई लिपि है, तो उसको दुनिया की लिपियों से मिलान किया जाता है कि भाई उस लिपि से मिलाओ, उस लिपि से मिलाओ, कहीं ना कहीं अक्षर ना मैच कर जाते हैं। जब अक्षर मैच कर जाते हैं तो हम ये समझते हैं कि भैया देखो ये आर है, ये इस लिपि का आर बना हुआ है, तो उस तरीके से मिलाते हैं। आज तक कैसे हुआ है, आज तक सिंधु घाटी सभ्यता के अक्षरों का कहीं से मैच हुआ ही नहीं है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का कहीं से भी आज तक मैच हुआ नहीं है। ये लिपि भाव चित्रात्मक थे। इसे ब्रोस्टोफुडन भी कहा गया है, इसे ब्रोस्टोफुडेन, ब्रोस्टोफुडेन भी कहा गया है।
फुडेन भी कहा गया है। ब्रूस्टोफुडेन भी इसको कहा गया है। 64 अक्षरों की प्रधानता ज्यादा है। 64 अक्षर ऐसे हैं जो बार बार रिपीट है। पढ़ नहीं पाए पर बाकी तो सारी बात ही पता चल गई। पढ़ नहीं पाए बस। 64 अक्षरों की प्रधानता ज्यादा है। 64 अक्षरों की प्रधानता ज्यादा है। 64 letter are generally repeated जनरली रिपीटेड। 64 अक्षर ऐसे हैं जिन्हें बार बार रिपीट किया गया है। 64 अक्षर, ठीक है ना। साक्षी बेटा थोड़ा सा मैनेज करो, क्या बोल सकते हैं। समस्याएं तो क्या बोले, आदमी की जिंदगी का इंटीग्रल पार्ट हो गई। ऐसा कोई आदमी हमें नहीं दिख रहा जो ये कहता गुरुजी हम तो बहुत खुश हैं अपनी जिंदगी से। कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या ही है। लेटर आर जनरली रिपीटेड हैं 64 अक्षर। और यू अक्षर का देखिए, यू आकार का अक्षर ज्यादा रिपीट हुआ है। यू शेप जो लेटर है वो मैक्सिमम रिपीटेड है। ठीक है, यू आकार का जो अक्षर है वो सबसे ज्यादा रिपीटेड है। तो ये सैंधव सभ्यता की लिपि है। अब देखिए सैंधव सभ्यता का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कैसा था। सैंधव सभ्यता की साइंस एंड टेक्नोलॉजी में से काला ही कर लेता हूं, मैं जो व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रहा था, मुझे खुद को अजीब सा लग रहा है। विज्ञान एवं तकनीक, सैंधव सभ्यता का तकनीकी विकास, द टेक्निकल डेवलपमेंट। टेक्निकल डेवलपमेंट ऑफ इंडस वैली। देखिए सैंधव सभ्यता के लोगों को तकनीकी ज्ञान भी ठीक था। सैंधव निवासी जो निवासी थे उन्हें तकनीकी ज्ञान भी ठीक था, उन्हें तकनीकी ज्ञान भी अच्छा था। The Indus Valley civilizations they have the good technical development, गुड टेक्निकल डेवलपमेंट। अब मैं बताता हूं कि ऐसी क्या चीज है जो ये बात साबित कर देंगी कि इन लोगों को कितना अच्छा टेक्नोलॉजी का ज्ञान था। सर आप भैया पीडीएफ में सारी दे रहा हूं, अपलोड नहीं हुई, पूछूंगा मैं अभी, ठीक है। अभी तबीयत मेरी ठीक है विनीता गुड़िया, मैं पीडीएफ दे रहा हूं, मैं देख लेता हूं। एक दो पीडीएफ मेरी तरफ से रह गई थी, उससे मैं अपलोड करा दूंगा, आप निश्चिंत रहो इस चीज़ से, ठीक है। तो इनका टेक्निकल डेवलपमेंट कैसा है, जैसे जल प्रबंधन, जैसे जल प्रबंधन,
ये वाटर मैनेजमेंट अच्छा जानते थे। अब किसी का बांध बनाना टेक्निकल डेवलपमेंट नहीं है? वाटर मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट करना। अब सीधी बात है, आप ये समझो कि कोई आदमी जो बांध बना ले रहा है उसका टेक्निकल डेवलपमेंट बढ़िया नहीं है। ठीक है, जल प्रबंधन जैसे जल प्रबंधन हो गया, बांध बनाना, बांध बनाना है, नाली बनाना, जिस तरीके से ये नालियां बना रहे थे, नाली बनाना है। इन्होंने वो जो ग्रेट बाथ बनाया है, ग्रेट बाथ बनाया, वृहद स्नानागार में जिप्सम का प्रयोग, बल्कि वाटर प्रूफिंग टेक्नोलॉजी जो थी, जल का लीकेज ना होने देना, जल का लीकेज नहीं होने देते थे, है ना, मेकिंग डैम्स, ड्रेनेज सिस्टम, वाटर प्रूफिंग। और क्या क्या मतलब ज्ञान होना चाहिए? वाटर प्रूफिंग है। अब लोथल से मिलता है कि वो जहाज बना ले रहे हैं, जहाज रानी उद्योग, जहाज रानी शिपिंग। आपको मैंने एक तरीका बताया था मूर्ति बनाने की कला, धातु पिघलाना। धातु पिघलाना इसका एक साक्ष्य है। ये धातु को पिघला लेते थे। मेटल मेल्टिंग, ये एक टेक्नोलॉजी का ज्ञान था। जिस तरीके से मूर्ति बना रहे थे, है ना, मधुचिष्ट विधि, मधुचिष्ट विधि, लॉस्ट वैक्स मेथड, लॉस्ट वैक्स मेथड। बताइए, इतना सब चीज है तो मतलब क्या रह गया, आप बताइए, है ना। ब्रॉन्ज बनता था, मेटल मेकिंग, आप जानते हैं कि द मेकिंग ऑफ ब्रॉन्ज, कांसे को बनाना, कांसे को बनाना। तो इसमें क्या मतलब रह गया, आप ही बताओ। इतना सारा टेक्निकल ज्ञान होना अपने आप में कम बात है? बहुत बात है। कांसे को बनाना, द मेकिंग ऑफ ब्रॉन्ज, मेकिंग ऑफ ब्रॉन्ज है। मोहरें बनती थी, मोहर बनाना टेक्निकल डेवलपमेंट था। उस समय सिक्के नहीं थे, तो जो सामान यहां से जाता होगा ये कैसे पता चलती होगी? मोहर बनती थी, मोहरें बनाना। मोहरें बनाना, द मेकिंग ऑफ सील्स, मेकिंग ऑफ सील्स। ये जो सील्स हैं एक पत्थर की बनती थी, ये सेल खड़ी की बनी होती हैं। किसकी बनती थी? सेल खड़ी की ये बनती थी। ठीक है, आगे देखिए, ईंटें बनना, ईंट बनाना, द ब्रिक मेकिंग, ब्रिक मेकिंग। सबसे बड़ी ईंट का जो साइज मिलता है वो कहां से मिलता है? मोहनजोदड़ो से। सबसे बड़ी ईंट मोहनजोदड़ो से मिलती है।
सबसे बड़ी ईंट मोहनजोदड़ो से मिलती है। मैक्सिमम साइज इन मोहनजोदारो। तो बेटा ये बात समझो ना, ये सब क्या है? दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द टेक्निकल डेवलपमेंट। ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स। ये सब वही एग्जाम्पल हैं जो टेक्निकल डेवलपमेंट के उदाहरण है। ये सभी टेक्निकल डेवलपमेंट के उदाहरण है। इससे ज्यादा क्या होगा? इससे ज्यादा क्या होगा? ट्रक का हॉर्न। अरे यार ऐसा कैसे? अब सुनो, सड़क हमारी थोड़ी है, घर हमारा हो सकता है, सड़क हम कैसे कर दें किसी की? ठीक है, चलो छोटी छोटी बातों पे नहीं करते। दीज आर द प्रूफ्स ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट। दीज आर द प्रूफ्स ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट। प्रूफ ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट। तो अच्छा खासा। अच्छा हाँ, एक चीज और देखो, इनको मेजरमेंट का ज्ञान था। 16 की यूनिट मेजरमेंट चलता था। मापन पद्धति का ज्ञान होना, मापन पद्धति का ज्ञान होना, मेजरमेंट सिस्टम, इनको इसका पता था। इन द मल्टीपल ऑफ 16, इन द मल्टीपल ऑफ 16, ये 16 के मल्टीपल में चलती थी चीजें। 16 के मल्टीपल में होता था। ठीक है, मालिक करा लूंगा, थोड़ी सी कुछ चीजें ऐसे रख दो। ठीक है, फतेहाबाद में लिखवाया, देख लो। ठीक है, देख लो बेटा। कुछ नया बदलाव हुआ होगा तो वो हरियाणा का अपना मामला है, नहीं मानते? ठीक है भैया। तो ये सब इनके टेक्निकल डेवलपमेंट की पहचान थी। ये सब इनका जो है, जो टेक्निकल डेवलपमेंट हुआ है ना, हाथी दांत का पैमाना बनाना, ये सब टेक्निकल डेवलपमेंट है। ये सब क्या है? ये टेक्निकल डेवलपमेंट है। अब डालिए, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ? सैंधव सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? देखिए, सैंधव सभ्य, आज ये कुत्ता पूरा ही भौंक के जाएगा। यहाँ पर देख लो कितना गधा है। आज हमारे बच्चों को सबको पता चल जाएगा कि गुरुजी गली में कुत्ते हैं। देख लो कितना बदतमीज है, चुप भी तो नहीं हो रहा है। कहते हैं ना कुत्ते की तरह भौंक रहा है, देख लो ये तो कुत्ते की तरह भौंक रहा है भैया। ठीक है, एक कर लो, चला जाएगा। ठीक है, अच्छी ही ली हुई है। तुम्हें लगता है हम कंजूसी करेंगे? पर इन पे किसका जोर है ना? ठीक है, देखो सैंधव सभ्यता का पतन कैसे हुआ। सैंधव सभ्यता का पतन कैसे हुआ? द डिक्लाइनेशन ऑफ एम्पायर कैसे होता है? डिक्लाइनेशन ऑफ एम्पायर, डिक्लाइनेशन ऑफ सिविलाइजेशन, ऑफ सिविलाइजेशन। कैसे सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो खत्म हो गई? सिंधु घाटी सभ्यता कैसे खत्म हुई, इसको देखिएगा जरा। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता कैसे खत्म हुई। देखो, इस मामले में बहुत सारे मत दिए जाते हैं। इस बारे में बहुत सारे मत हैं। इस बारे में बहुत सारे मत हैं। बहुत सारे मत हैं। There are many opinions regarding it. There are many opinions regarding it. There are many opinions regarding it. इस मामले में तो बहुत सारे मत दिए जाते हैं। ठीक है, और हर एक मत का, ठीक है,
चिराग तिवारी चुपचाप पढ़ लो, ठीक है। मतलब अजीब बात है, साउंड प्रूफिंग करा लो। तुम्हें लगता नहीं करा रही होगी? क्यों? मंगल ग्रह पे एक प्लॉट बना ले लूं, वहां जाके स्टूडियो बना लेता हूं, कैसा रहेगा? वहां बस मैं ही मैं रहूंगा, 1 घंटे बाद मैं भी नहीं रहूंगा, ठीक है। देखिए बहुत सारे मत हैं, जैसे जैसे एक, अच्छा एक बात समझिए, पतन का अर्थ क्या है? अगर हम ये कहें कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया, तो पतन का अर्थ क्या है? पतन का अर्थ है नगरीय स्वरूप खत्म हो जाना। ऐसा थोड़ी आदमी भग गए, है ना, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि आदमी भग गए या सारे के सारे आदमी मर गए, ऐसा नहीं था। नहीं लगवाऊंगा इंटरनेट मंगल ग्रह पे, हैं, चांद पे प्लॉट तू खरीदा था मेरी जान, है ना। समझे? तो बात को समझो। अब देखिए भैया, पतन का अर्थ है सभ्यता का नगरीय स्वरूप खत्म हो गया, सभ्यता का नगरीय स्वरूप खत्म हो गया, सभ्यता का नगरीय स्वरूप क्या हो गया? समाप्त। नगरीय स्वरूप समाप्त हो गया। द अर्बन फीचर इज टू बी एंड, द अर्बन फीचर, अर्बन फीचर of civilization has ended, has ended। सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर थे वो खत्म हो गए। जैसे टॉमी दिया सर्टा, एनक अरमानी तुम्हारी क्या हो सकती है? पहचान हो सकती है, तुम्हारी पहचान हो सकती है। हमारा कुत्ता तो ऐसा है, सुनो, हमारा कुत्ता तो ऐसा भैया, उसे खुद हमें रखवाली करनी पड़ती है उसकी, हैं। डोगेश भाई आपस में लड़ रहे, हमारा तो एक कह रहे कुत्ता पाल लो भाई साहब, हमें अपने कुत्ते की खुद की रखवाली करनी पड़ती है, कोई उसको ना काट जाए। उसको बेटा कोई वजह रही होगी, ऐसा तो नहीं वो कभी क्लास तो कभी छोड़ते नहीं, है ना, क्लास तो कभी छोड़ते नहीं। बीवी बच्चे वाले आदमी हैं, माता जी हैं घर पे, शायद कोई बात हो गई होगी। बिना बीमारी के वो बंदे क्लास नहीं छोड़ते, वो अपनी बीमारी में भी नहीं छोड़ते, दूसरे की बीमारी का आदमी करे क्या? कुछ बात हो गई होगी 100%। राहुल सर के बारे में ये जान लो कि वो अपनी बीमारी में, भैया एक गोली भी डॉक्टर खाने को मना करते हैं, 6 गोली खा खा के उस बंदे ने क्लास पढ़ाई है। आप ये तो सोचो, जिस गोली को डॉक्टर 1 से ज्यादा खाने को मना करते हैं, उस व्यक्ति ने 6 गोलियां खा खा के क्लास पढ़ाई है। तुम अभी हाल ही में ध्यान है, दाढ़ में दिक्कत हो गई थी, हमारे डॉग के साथ ऐसा ही है, हमें तो खुद बचाना पड़ता है उसे। नाम देखो उसका, टाइसन, वो टाइसन जिसके एक मुक्के में, माइक टाइसन के एक मुक्के में आदमी हिल जाता। चलिए, तो सभ्यता का, जैसे कहते हैं टॉमी दिया शर्टा, एनक अरमानी। अब एनक अरमानी खत्म हो गई, टॉमी की शर्ट खत्म हो गई, तो लोग कहते हैं अब इनमें कुछ नहीं बचा, खत्म हो गए। यही बात सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों पे लागू थी। एक्चुअल में क्या हुआ था, इनके नगर खत्म हो गए थे। द अर्बनाइजेशन का जो फीचर था हैज एंडेड, तो लोगों ने कहा कि ये खत्म। व्हाट वाज द रियल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ दिस सिविलाइजेशन? अर्बनाइजेशन, शहर थे पहचान। तो जैसे ही शहर, हाँ है भी ये बात भाई, सच है ये बात। साहब जी ओआरएस ले रहे हो क्या? नहीं, पानी पी रहे हैं, ठंडा पानी पीते हैं पर हम, ठीक है, समझे भैया। तो उनका शहर खत्म हो गए थे। अब कुछ कारण दिए जाते हैं, जैसे क्या क्या मत हैं इस मामले में, क्या क्या मत दिए जाते हैं, क्या क्या मत हैं, व्हाट आर द ओपिनियंस, व्हाट आर द ओपिनियंस। क्या क्या मत दिए जाते हैं। पहला मत देखो आप,
ठीक है। मैं तो भैया 12 महीने ठंडा पानी पीता हूँ, है ना। ठीक है। ऋषि राठौड़, देखो जी, अरे राठौड़, राउडी राठौड़ तो नहीं हूं। पहला मत है कि मलेरिया आया फैला होगा, मलेरिया, मलेरिया से हो गया होगा। इसके साक्ष्य मोहनजोदड़ो में मिलते हैं, मोहनजोदड़ो में मिलते हैं। अच्छा, एक चीज मैं थोड़ी सी मैं यहां बता दूं, सैंधव सभ्यता का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, सैंधव सभ्यता में, ये नोट करके लिखना, मेरे ध्यान नहीं रहा, सैंधव सभ्यता में राजा नहीं था, राजा नहीं था। तो यहां से एक सवाल ये निकल कर आता है कि अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन में राजा नहीं है तो इतने बड़े शहर कैसे मैनेज होते होंगे। खत्म होने वाला है बेटा। तो इतने बड़े शहर कैसे मैनेज होते होंगे। सैंधव सभ्यता में राजा नहीं था। जो शहर हैं का मैनेजमेंट, का जो मैनेजमेंट था वो धनी व्यापारी वर्गों के हाथों में था। धनी व्यापारी वर्गों के हाथों में था। द रिच मर्चेंट क्लास। किनके पास था? रिच मर्चेंट क्लास के पास, जो एक नगर पालिका की तरह कार्य करते थे। और ये, अच्छा, एक सवाल एक बच्चे ने हमसे पूछा था कि पश्चिमी टीले पे कौन रहता था। पश्चिमी टीले पे कौन रहता था? यही लोग पश्चिमी टीले पर रहते थे। ये ही पश्चिमी टीले पर रहते थे। जो पश्चिमी टीला है जिसका ध्रुवीकरण होता था, यही लोग वेस्टर्न माउंट पर रहा करते थे। किस पर रहते थे? वेस्टर्न माउंट पर। ये थोड़ा सा इसको याद रखना। ये लोग युद्ध प्रिय नहीं थे, ये लोग शांति प्रिय थे। युद्ध प्रिय ये लोग नहीं थे, ये शांति प्रिय लोग थे। और राजा की जरूरत तभी होती जब झगड़ा होता है। अगर झगड़ा ना हो तो राजा की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है गुरुजी, ऑस्ट्रेलिया में इंडियंस की कमी है, तो कब आप चलोगे? ले चलो यार, है कोई तरीका तो बताओ, मैं तो चल दूंगा। अच्छा, अपने को क्या है, एक स्टूडियो तो लगाना है। हम तो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ा लेंगे। क्यों जी? हम तो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ा लेंगे। अब एक पूछ रहे हैं जी वेस्टर्न माउंट क्या? भैया ये कैसा सवाल है? इस सवाल ने तो दिल ही तोड़ दिया जी। मेरा दिल तोड़ के चकनाचूर कर दिया भैया। इतना मैंने पढ़ा दिया सब। मोहनजोदड़ो से इसके साइन मिलते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि भूकंप आया होगा, भूकंप से ये लोग खत्म हो गए। इसके साक्ष्य कालीबंगा से मिलते हैं। अर्थक्वेक से ये लोग खत्म हो गए। कुछ लोगों ने कहा कि उल्का पिंड गिर गया। क्या गिर गया? उल्का पिंड गिर गया। द मेटेराइट्स, कि कोई उल्का पिंड गिरा होगा। द मेटेराइट्स गिरा होगा, कोई उल्का पिंड गिर गया। किसी ने कहा कि कोई बाहर से आक्रमण हो गया, बाहर से आक्रमण हो गया। द फॉरेन इन्वेजन हो गया। क्या हो गया? कोई आक्रमण हुआ होगा। और आरोप यह लगाया जाता है कि संभवतः आर्यों ने हमला किया था। संभवतः आर्यों ने क्या किया था? हमला किया था। आर्यों ने हमला किया था। प्रोबेबली द आर्यन इन्वेजन। द आर्या इन्वेडेड इंडिया।
अब इस पर आप दिल लगा दो। क्यों दिल लगा दें गुरुजी? इसमें दिल लगाने को क्या है? ये सेपरेट टॉपिक है। क्या आर्य सैंधव सभ्यता की पतन के लिए जिम्मेदार थे? ये सेपरेट टॉपिक है। सर बनवाली जो है फतेहाबाद जिले में है, राखीगढ़ी हिसार जिले में शो हो रहा है गूगल में। तो ऋषि राठौड़, मैंने क्या लिखवाया उसको देख के एक बार मुझे बता दो, क्योंकि ऐसा है कि हरियाणा में कुछ जिलों का रीस्ट्रक्चर हुआ है ना? क्या हुआ है? रीस्ट्रक्चर। तो हो सकता है वो रीस्ट्रक्चर मेरे ध्यान न रहा हो, तो एक बार आप उसको देख लो, मैं से करा दूंगा। ठीक है सर, आप भगवान पूरा विश्वास करते हैं भगवान पे, भगवान से ज्यादा कर्म पे विश्वास करते हैं, कर्म पे पूरा विश्वास करते हैं। तो इसको मैं सेपरेट टॉपिक है ये, इसको बताऊंगा कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों के झगड़े की वजह से खत्म हो गई, इस पर बात करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि बाढ़ आई होगी, बाढ़ के कारण, बाढ़ के कारण। कुछ लोग कहते हैं ड्यू टू द फ्लड, ड्यू टू द फ्लड। कुछ लोग कहते हैं सूखे के कारण। ड्यू टू ड्रॉट, या अकाल पड़ गया होगा। आजकल एक और नई थ्योरी आ रही है, परमाणु विस्फोट हो गया था। एक नई थ्योरी आ रही है, परमाणु विस्फोट हो गया था। एक न्यू थ्योरी है, इस पे स्टार बना के लिख लो। ये नई थ्योरी है एकदम, परमाणु विस्फोट हो गया था, परमाणु जैसा कुछ विस्फोट हुआ। परमाणु विस्फोट की एक नया कॉन्सेप्ट निकल कर आ रहा है। कुछ लोगों का कहना यह है कि मतलब इन सब चीजों से मल्टीपल ओपिनियन निकल कर आते हैं। फिर भी मैं एक बात कहूंगा, एक सामान्य मत क्या है? एक सामान्य मत क्या है? एक सामान्य मत क्या है? What is the general opinion? What is the general opinion? What is the general opinion? जनरल ओपिनियन है क्लाइमेट चेंज। जनरल ओपिनियन है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। भैया जब जलवायु परिवर्तन होता है, सूखा भी आता है, बाढ़ भी आती है। जब बाढ़ आएगी तो मलेरिया भी फैलेगा, हैजा भी फैलेगा। और जब पेड़ भी कटेंगे, पेड़ भी खत्म होंगे। जब ये पेड़ खत्म होंगे या बाढ़ आती तब जब पेड़ खत्म कर दोगे, जब पेड़ खत्म कर दोगे तो एयर क्या हो जाएगी? रेयर। उल्का पिंड धड़ाम धड़ाम से गिरना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो सीधी सी बात है, ये सब मिलकर काम करते हैं। देखिए, अगर मैं जलवायु परिवर्तन की बात करूं, जलवायु परिवर्तन की बात करता हूं, इफ आई एम डिस्कसिंग अबाउट द क्लाइमेट चेंज, तो या तो कभी सूखा पड़ेगा या कभी बाढ़ होगी। क्या होगी? बाढ़। अब इसको डायग्रामिकली समझो। मान लो सूखा और बाढ़ की स्थिति है। हम सूखे की बात करें या बाढ़ की बात करें, ये रहा सूखा, ये रहा आपकी बाढ़। ठीक है, बाढ़ में बीमारी भी फैलती है ना? बीमारी भी फैलती है। इसी बाढ़ से बीमारी भी फैलती है, संपदा भी नष्ट होती है, संपदा भी नष्ट होती है। याद करिए, जब मैं आपको मोहनजोदाड़ो पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि मोहनजोदाड़ो 7 बार बसा ये शहर, 7 बार बसा, 7 बार उजड़ा, हर बार बाढ़ आ जाती थी। ये लोग मेहनत करते, फिर बसाते, फिर बाढ़ आती, फिर मेहनत करते। 7 लेयर मिली है मिट्टी की। इस शहर को 7 बार बसाया गया था। बाढ़ ने इस शहर को 7 बार तहस नहस किया। कभी सूखा आता होगा, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि ना चाहे बाढ़ आए या सूखा आए,
दोनों ही स्थिति में खेती नहीं हो सकती। एंड व्हाट इज द बैकबोन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? कमेंट करो, अभी कुछ पॉइंट डिस्कस ही मत करो, कुछ डिस्कस मत करो, सिर्फ मेरी बात पर रहो। मैं देख लूंगा ऋषि राठौड़, आप कमेंट मत करना बेटा इस मामले में। बताओ, व्हाट आर द बैकबोन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इकोनॉमी? सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी क्या है? फिर वही बात है, व्यापार मत कह देना, खेती, खेती से ही व्यापार होता है। आइए, दोनों ही स्थिति में खेती नहीं हो सकती, दोनों ही स्थिति में, दोनों ही स्थिति में एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, एग्रीकल्चर नहीं होगा, है ना? क्या होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अब एग्रीकल्चर नहीं होगा तो ट्रेड नहीं होगा। काय का ट्रेड फिर, जब एग्रीकल्चर ही नहीं है तो व्यापार किस चीज का? जब ट्रेड ही नहीं होगा तो मुझे एक बात बताइए, शहर गरीब होते चले जाएंगे, शहर गरीब हो जाएंगे, और गरीब शहर इज इक्वल्स टू गांव। बस देख लो, इनका जो शहरी रूप था वो खत्म हो गया। क्या हो गया? जो शहरी रूप था वही खत्म हो गया। द पुअर विलेजेस, द पुअर सिटीज इज इक्वल्स टू विलेजेस। जब शहरों पर खतरा मंडराया तो लोग शहर को छोड़कर चले गए, शहर वीरान हो गए। क्या हो गया? जब शहरों पर खतरा मंडराया तो ये लोग शहरों को छोड़कर चले गए, शहर वीरान हो गए, शहर दोबारा से गांव में कन्वर्ट हो गए। अब जब कभी आर्यंस आएंगे तो उन्हें क्या मिलेंगे? यहां फलते फूलते शहर? नो, यहां पर क्या मिलेगा? उन्हें गांव मिलेंगे। आर्यन संस्कृति बिलोंग्स टू द रूरल कल्चर। आर्य संस्कृति एक ग्रामीण संस्कृति थी। ठीक है, याद रखिएगा। तो मैंने आपको बताया है कि डिक्लाइनेशन का मतलब यहां क्या निकलता है। द डिक्लाइनेशन का मतलब है द अर्बन फीचर ऑफ सिविलाइजेशन हैज एंडेड। जो सिंधु सभ्यता का था वो नगरीय स्वरूप खत्म हो गया। लोग अभी भी इधर उधर रह रहे थे, पर अब उनके पास उतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, वो उतने मजबूत नहीं थे जितने मजबूत ये कभी शहरों के जमाने में हुआ करते थे। फिर ये लोग कहाँ चले गए? यहीं पर रहे। जोरवे संस्कृति का इधर उधर इनकी संस्कृतियां उसके बाद भी दिखती रही। मैं बताऊंगा द कल्चर्स द रिलेटेड टू द पोस्ट हड़प्पन। हड़प्पा सभ्यता के मैच्योर फेज के बाद कितना है मैच्योर, इस सभ्यता का परिपक्व काल कितना है? परिपक्व काल का अर्थ होता है जब ये सभ्यता अपने पूरे पीक पर रही। What are the mature phase of this civilization? मैच्योर फेज कितना है? 2350 बीसी से 1750 बीसी तक। और कार्बन 14 मेथड से इस बात को हम जान चुके हैं, C14 मेथड से भी जान चुके हैं हम इस बात को। अब यूं तो इस टॉपिक के डिस्कशन का कोई एंड नहीं है, इस टॉपिक को तुम कितना भी डिस्कस करते चले जाओ। अब समझ गए? तो इस क्या होगा, बाद में कुछ सभ्यताएं रही, अब जो आर्य आएंगे उनको गांव मिलेंगे। कल की हमारा क्लास होगा द पोस्ट हड़प्पन सिविलाइजेशंस, जो एक दो संस्कृतियां में दिखती रही, और वैदिक कल्चर हम शुरू कर देंगे कल। ठीक है, देखिए एक चीज और हम बता दें, इसके आगे का टॉपिक शुरू करना अब बेवकूफ़ी हो जाएगी। ठीक है, 2-4-5 मिनट में कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए।